नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कवर करने वाले हैं। ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल बनेगा आपका। डिस्क्रिप्टिव सवाल भी बन सकता है। ये टॉपिक जो है ना, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया था, एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो जो है वो करप्ट हो गया यूट्यूब के अंदर। ठीक है, अब वो वीडियो दिखता ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। पहली बात तो ये चैप्टर ही नहीं है, ये है एक सब्जेक्ट। जैसे साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक तो नहीं है। उसी तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ना, ये एक सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक नहीं है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग मोटिवेशन पढ़े हैं, इसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, इसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग लीडरशिप पढ़ते हैं, इसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग परसेप्शन, पर्सनालिटी, चेंज, सब कुछ पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो अब तक हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही पढ़ रहे थे। आज हम लोग बस देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओवरऑल है क्या। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने पूरा साइंस पढ़ लिया, अब आप ये देख रहे हो कि साइंस क्या होता है, साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, साइंस कैसे बना है, साइंस का स्कोप क्या है, ये सब आप देख रहे हो अभी। ठीक है, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आराम से हम लोग समझेंगे। लेकिन अब तक हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं। आज बस ऊपर ऊपर हम लोग को देखना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस तरह से बिहेव करते हैं, तो आप मोटिवेटेड बिहेव कर सकते हैं, आपका पर्सनैलिटी कुछ हो सकता है, ठीक है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते होंगे, आपके अंदर एक क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट का भावना है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका बिहेवियर ही तो है, और यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये चैप्टर कुछ है ही नहीं, चैप्टर में कोई दम है ही नहीं। फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, ये समझ लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है वो देख लेते हैं। एलिमेंट्स जिस जिससे मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बना है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स है, ये समझेंगे। कितने सब्जेक्ट को मिला करके ये सब्जेक्ट को बनाया गया है वो देखेंगे। नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ये देखेंगे। ठीक है, बहुत सारा मॉडल्स है, एक दो तीन चार पांच मॉडल है, तो पांचों मॉडल को देखेंगे। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझेंगे। कुछ चैलेंजेस है मॉडर्न लाइफ में, कुछ कॉन्टेम्पररी इश्यूज है उसको समझेंगे। और यहाँ हमारा ये टॉपिक डन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दो ही स्लाइड है बस और हमारा काम खत्म। चलो, सबसे पहले तो ये समझो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखो, जब आप कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेकर के आते हैं, या फिर ऐसा कहो कि आपने कुछ ह्यूमन बीइंग को पकड़ा है, उन सब को लेकर के आए हैं और जानबूझ करके और दिमाग लगा के उनका एक ग्रुप बना दिया है। तो कुछ लोगों का ग्रुप आपका बन गया है। अब ये जो ग्रुप बना है, ये कोई एक सर्टेन गोल पे काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिलिबरेटली क्रिएटेड टू अटेन अ सर्टेन गोल, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले मैं अकेला था, तो मैं इंडिविजुअल था। अभी मैंने चार पांच इंडिविजुअल्स को लेकर के आए और इसका एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप का एक गोल डिसाइड किया, आरबीआई ग्रेड बी। तो ये जो हमारा ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स हो गया, जिसको मैंने डिलिबरेटली क्रिएट किया है, कॉन्शियसली क्रिएट किया है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये है मेरा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंपनी नहीं, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, यहाँ पर इंडिविजुअल किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किसका क्या रोल रहेगा, किसको क्या करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको डिसाइड किया गया है। ठीक है, ग्रुप बना करके, तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग लिखने के लिए पे आए, मतलब लिखेंगे कैसे? identifiable aggregation of human beings deliberately or consciously created and recreated for attainment of certain goals with coordination of closely relevant activities with a defined authority responsibility relationship। यानी कि मेरा वहां पर अथॉरिटी है, जो भी मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसमें मेरा अथॉरिटी है और बाकी लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में हम लोग एक्टिविटीज को रखें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह से बिहेव करते हैं वो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कोई भी रॉकेट साइंस क्या है इसमें, है ही नहीं, है ना। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्शंस एंड एटीट्यूड्स द पीपल एग्जिबिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोग किस तरीके का एटीट्यूड एग्जिबिट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोग किस तरह का एक्शन शो कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। So it is concerned with understanding, predicting and influencing human behavior in organizational setting। तो ये जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये क्या करता है? ये स्टडी करता है
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि किस तरह से बिहेव करते हैं ये अगर हम लोग को मालूम चल गया तो उस बिहेवियर को हम लोग ठीक भी कर पाएंगे। अगर बिहेवियर को ठीक कर लेंगे तो हम लोग का कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा, कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बहुत ही मस्त और बहुत ही कारगर सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये समझ गए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखो कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर देख रहे हैं लोगों का, कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो हम लोग कितने लेवल पे देख पाएंगे? पूरा ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे देख पाएंगे ना कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। ग्रुप लेवल में अलग तरीके से बिहेव करते होंगे और इंडिविजुअल लेवल पे अलग तरीके से बिहेव करते होंगे। अगर एक बंदा को हम एक काम दे दिए हैं तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, उसी बंदा को एक ग्रुप में डाल दिए हैं तो तभी उस समय वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, एक ग्रुप अलग तरीके से बिहेव करेगा, दूसरा ग्रुप अलग तरीके से बिहेव करेगा। और और कैसे बिहेवियर हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? हो सकता है जैसे कि मैं डांट रहा हूँ अपने सबॉर्डिनेट को, मेरा सबॉर्डिनेट उसके अंदर जो स्टाफ है उसको डांट रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उस आधार पर भी लोग बिहेवियर दिखा सकते हैं। तो एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक ग्रुप लेवल पे और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेवल पे। तो यही है स्कोप। ठीक है, तो जब मान लो कि लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो भी तो अलग अलग तरीके से चीज़ों को स्टडी करेगा। तो ये सब्जेक्ट जो है वो 3 लेवल पे चीज़ों को स्टडी करता है, बिहेवियर को स्टडी करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ ओबी, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पर देखो क्या स्कोप है, यानी कितने दूर तक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी कर सकता है। तो 3 लेवल पे स्टडी कर सकता है। एक हो गया इंडिविजुअल लेवल पे, जहाँ पर लोगों का पर्सनैलिटी चेक करेगा, लोगों के अंदर लीडरशिप है कि नहीं वो चेक करेगा और किस तरीके का लीडरशिप है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है या फिर करिज्मेटिक लीडरशिप है। मोटिवेशन चेक करेंगे कि मोटिवेशन है कि नहीं है, परसेप्शन चेक करेंगे, है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग ये सब चेक कर सकते हैं। अब हम लोग टीम लेवल पे चेक करेंगे, तो टीम लेवल पे क्या क्या चेक करेंगे? टीम वर्क किस तरीके से कर पा रहा है, ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप के अंदर कितना लेडीज है कितना जेंट्स है, वो किस तरह से सोच रहा है, ठीक है, वो किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, वो समझेंगे हम लोग। इसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से डिज़ाइन है। ठीक है, जैसे कि डिज़ाइन मोस्टली क्या होता है, ऊपर में मैनेजर होता है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट होता है, ठीक है, सबॉर्डिनेट होता है और उसके अंदर स्टाफ्स होता है। ठीक है, मैनेजर के ऊपर एक होता है जनरल मैनेजर, ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे फ्लो बन रहा है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही तो है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस तरह से कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरह से वर्क डेलीगेट हो रहा है, ये सब चीज हम लोग एक बिहेवियर के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि मैनेजर जो है वो सबॉर्डिनेट से कैसे पेश आता है, मैनेजर जो है सबॉर्डिनेट को किस तरह से सिखाता है, ये जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है ये जनरल मैनेजर को कैसे ट्रीट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, क्या डांटते रहता है, ठीक है, या फिर सपोर्ट करता है या फिर पार्टनरशिप के साथ काम कर रहा है। तो ये सारा बिहेवियर को समझना ओबी का हाथ में है। वही हम लोग देख रहे हैं कि ओबी का स्कोप में क्या क्या चीज है, बिहेवियर कैसा कैसा होता है, कितने तरीके से बिहेवियर होता है, उतने तरीके से ओबी समझ भी सकता है। तो ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इसका स्कोप 3 लेवल पे है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, फिर उसका छोटा अगर देखा जाए तो ग्रुप लेवल पे है, उससे भी छोटा देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे है। ठीक है, डन, आई थिंक यू गॉट इट। चलो, तो अब स्कोप ऑफ ओबी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ओबी क्या है, यानी कि किस किस एलिमेंट से मिल करके ये बना है, सब्जेक्ट बना है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, वापस याद करो, ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर को स्टडी करना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग बिहेवियर को कैसे स्टडी करेंगे? ठीक है, तो क्या क्या चीज से मिल करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या है देखो। एलिमेंट्स को शॉर्ट में आप लिख सकते हो एस ई ई टी एस, सीट्स। ठीक है, सीट्स करके आप याद कर सकते हो। एस से होता है स्ट्रक्चर, मैंने बोला कि मैनेजर, फिर सबॉर्डिनेट, ठीक है, फिर स्टाफ, अब मैनेजर के आगे भी एक क्या बोलते हैं, सीईओ मान लो, सीईओ। तो ये क्या है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से ही मालूम चलेगा कि बिहेवियर कैसा होने वाला है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो ओबी कहाँ से होगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहाँ से होगा? तो सबसे पहला एलिमेंट हो गया आपका स्ट्रक्चर, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, स्ट्रक्चर से ही बिहेवियर बन रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर अगर एम्प्लॉय ही नहीं रहे
तो क्या बिहेवियर होगा, लोग क्या कम्युनिकेट करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो एम्प्लॉय भी जरूरी है। तो ई से हो गया आपका एम्प्लॉय, एस से हो गया स्ट्रक्चर, ई से हो गया एम्प्लॉय, ई से हो गया इन्वायरमेंट। अब किस इन्वायरमेंट में एम्प्लॉय बात कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत डिफिकल्ट माहौल है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपका बॉस है वो बहुत डांट रहा है आपको, ठीक है, बहुत काम करा रहा है आपको, ऐसा परेशान कर दिया है कि कहीं आप सुसाइड भी कर सकते हैं, जैसे ENY में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन वहाँ पे खराब है, इन्वायरमेंट खराब है, कंपटीशन खराब है, लोग एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके काम करना चाहते हैं। तो इन्वायरमेंट में भी इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग किस तरह से बिहेव करेंगे। तो इन्वायरमेंट भी एक एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। टी से आएगा टेक्नोलॉजी। आप किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर किस तरह से होगा। जैसे मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी को चैट जीपीटी का प्लस वर्जन दिया हुआ है, ताकि काम आसान हो सके। अब वो लेबर वाला काम नहीं कर रहे हैं। अगर लेबर वाला काम करते रहेंगे तो कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, बोलेंगे कि यार मेरा क्रिएटिविटी का कोई वैल्यू ही नहीं किया जा रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको बस बस हो जा रहा है, और डिफिकल्ट काम करना पड़ रहा है, 24 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा हमको काम करना पड़ रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी भी उसको खराब मिला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको विंडोज 7 दूँ, विंडोज 7 में उसको बोलूँ कि पीपीटी बनाओ, उसका माथा चकरा जाएगा, बोलेगा भाग क्या यार, कम से कम लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर तो देता, कम से कम लेटेस्ट वाला टेक्नोलॉजी तो देता, ताकि हम यूज कर पाते। हाँ, लैपटॉप भी हम लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किया है, उसके अंदर शिफ्ट वाला की जो है वो चलता ही नहीं है, शिफ्ट दाबते हैं होता ही नहीं है। इतना घटिया, उसको अंदर से फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, उसका बिहेवियर बदल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी एक एलिमेंट है बिहेवियर के अंदर, ठीक है, या फिर बिहेवियर को स्टडी करने के अंदर, ठीक है। लास्ट में है सोशल सिस्टम। आप किस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और वहाँ पूरा मार चल रहा है कि मराठी बोलो, तुम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो, तुम मराठी बोलो। या फिर मान लो कि वो तेलंगाना गए हो तो तेलुगु बोलो, ठीक है, जो भी बोलो, वहाँ पर लैंग्वेज वार चल रहा है। तो सोशल सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किस तरह से बिहेव करोगे, ठीक है, आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। तो एलिमेंट्स ऑफ ओबी का मतलब कि ओबी किस तरह से मिल करके बना है, क्या क्या चीज से मिल करके बना है। तो सीट्स से मिल करके बना है। पहले तो स्ट्रक्चर बना होगा, फिर उसके अंदर एम्प्लॉय आया होगा, एम्प्लॉय जो है उसको कोई एनवायरनमेंट मिला होगा, और एनवायरनमेंट जब मिला होगा तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी मिला होगा, और लास्ट में वो पूरा पूरी सोशल सिस्टम मिला होगा, तब जा करके ओबी पूरा क्रिएट हुआ होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ओबी के अंदर ये सब चीज आ गई, ठीक है, स्ट्रक्चर, इसके बाद फिर एम्प्लॉय, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और सोशल सिस्टम, ऐसे ही आप याद करना, ठीक है। सीट्स, एलिमेंट्स ऑफ ओबी समझ गए, ओबी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, स्कोप भी समझ गए, है ना, दो चीज आप समझ गए। चलो, इसके बाद जो है ना ओबी जो है वो, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट मिल करके ओबी बना है। ओबी भी एक सब्जेक्ट ही है ना, टॉपिक तो है नहीं, ओबी एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है ओबी, ये बहुत सारा सब्जेक्ट से मिल करके बना है, बहुत सारा सब्जेक्ट का इसमें रोल है, ठीक है। तो कैसा कैसा रोल है देखते हैं। ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब्जेक्ट क्या है, वापस याद करो। ये सब्जेक्ट ये है, हम लोग इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग बिहेव कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग किस तरह बिहेव करते हैं, इस चीज को स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बनने में काफी सारे सब्जेक्ट का काफी रोल रहा है, उस सब्जेक्ट के करके हम लोग देखेंगे। तो डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू ओबी, डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट समझ लेना। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। पहला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटीज, कल्चर्स, कम्युनिटीज, ठीक है। जब अलग अलग कम्युनिटीज का स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है हम लोग को ये सिखाया है कि किस तरीके से आपको सोसाइटीज देखना है, ठीक है। सोसाइटी यानी कि इन्वायरमेंट कैसा है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा कल्चर होता है, वो कल्चर किस तरह से बिल्ड होता है, ये चीज कौन सिखाया है, एंथ्रोपोलॉजी सिखाया है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी अच्छा कुछ सिखाया है हम लोग। फिर इकोनॉमिक्स का भी मदद लिया गया है इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए। इकोनॉमिक्स कहता है कि लोगों को किस तरह से बेच देना चाहिए, लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, लोग मोटिवेटेड रहेंगे तो आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है, लोगों को कैसे एफिशिएंट बनाना है। ये सब चीज आप कहाँ से सीखे, इकोनॉमिक्स से सीखे, ठीक है। आपके पास स्कैर्स रिसोर्स है, एम्प्लॉय आपके पास इसको स्कैर्स है, उसको किस तरह से आपको मोटिवेट करना है कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, ये चीज आप कहाँ से सीखे, इकोनॉमिक्स से सीखे।
इसके बाद इंजीनियरिंग, जो भी आप अपने कंपनी के अंदर काम कराते हैं तो कोई प्रोसेस फॉलो करवाते हैं ना, कोई प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर किस तरह से चलेगा, आपका प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये कैसे आप डेवलप किए हैं, इंजीनियरिंग का मदद से तो डेवलप किए हैं, इंजीनियरिंग का टेक्निक इस्तेमाल किए हैं। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक साइंस है। ठीक है, साइंस कैसे है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, और वो थ्योरीज जो है ना बहुत काम करता है। वो थ्योरीज को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, वो थ्योरीज को अगर आप मतलब इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको रिजल्ट दिखेगा। यानी ऑलरेडी बहुत सारा फॉर्मूला बना हुआ है, उस फॉर्मूला पे ही आगे का काम हो रहा है। तो ये एक तरह का साइंस है ना, कोई कॉज है और फिर इफेक्ट हो रहा है। साइंस का मतलब और कुछ नहीं होता है, कुछ किए इसकी वजह से कुछ हुआ। ठीक है, ये हो गया साइंस। तो साइंस भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि लीडरशिप किस तरह से फ्लो करता है ना, मोदी जी कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, या राहुल गांधी कैसे कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ से हम लोग कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, लीडरशिप सीख रहे हैं। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है, अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है, ये भी हम लोग कहाँ से सीख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से तो सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है सोशियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में भी हम लोग सोसाइटी को देखते हैं कि सोसाइटी किस तरह से काम कर रहा है, और सोसाइटी के अंदर ही हम लोग अलग अलग कम्युनिटी को भी देखते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं एक ही चीज है। इसके बाद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हम लोग को बहुत हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। साइकोलॉजी तो हम लोग को बताता है कैसे पर्सनालिटी बनता है लोगों का, क्या परसेप्शन बनता है लोगों का, ये कहाँ से आ रहा है, ये साइकोलॉजी से तो आ रहा है। लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब आपको रिवॉर्ड देते हैं, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब आप उसको एक फटकार देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ री भी हम लोग साइकोलॉजी से ही लेकर के आए हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये कोई एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बहुत सारा सब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, तब जाकर के ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट बना हुआ है। इसके बाद मेडिसिन नाम का सब्जेक्ट है। मेडिसिन जो है वो मेंटल स्ट्रेस आपको बताता है कि किस तरह से आप मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है लोगों का। ठीक है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो ये एक तरह का क्या बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। ठीक है, तो ये भी समझ लिया, देखो क्या क्या समझ लिए हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये समझे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर कर रहे हैं, उस बिहेवियर को स्टडी करने का सब्जेक्ट को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, स्कोप क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव हो रहा है वो कितने तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, तीन तरीके से। इंडिविजुअल लेवल पे कुछ बिहेवियर हो रहा होगा उसको स्टडी कर लेंगे, ग्रुप लेवल पे कुछ बिहेवियर हो रहा होगा उसको स्टडी कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर के आधार पे कुछ कम्युनिकेशन हो रहा होगा, फिर बिहेवियर हो रहा होगा, उसको भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी समझ लिए। इसके बाद एलिमेंट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, एलिमेंट का मतलब होता है कि क्या क्या चीज से मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बना है, ये सब्जेक्ट क्या क्या चीज से मिल करके बना है। तो शॉर्ट में इसको कहते हैं SEETS, सीट्स। एस से हो गया स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ई से हो गया उसके अंदर इम्प्लॉय, और ई से हो गया किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है इम्प्लॉय, टी से हो गया टेक्नोलॉजी, और एस से हो गया सोशल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स ऑफ ओबी। इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ओबी का, अब ये समझते हैं। ठीक है, चलो, ये जो है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने तरीके का बिहेवियर हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, पर्सनैलिटी हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है, यही सब तो हो सकता है। तो ये सब को स्टडी करके क्या बेनिफिट है, वही बेनिफिट तो ओबी का भी होगा, क्योंकि ओबी के अंदर क्या है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, ये सब स्टडी करके मिला क्या आपको, यही बता दो। सीधा सीधा आपको मालूम चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और या फिर इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर बेनिफिट्स क्या है ओबी का। तो इट इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन, किसी का पर्सनालिटी को समझ लिए आप, तो उसको आप उसी तरीके से रिवॉर्ड देंगे, उसका सेटिस्फैक्शन को बढ़ा देंगे ताकि वो ज़्यादा काम कर सके। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, किसी का परसेप्शन समझे हैं, उसका परसेप्शन चेंज कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा। मोटिवेशनल लीडरशिप, हेल्प इन अप्रेजल, अगर आप ये जान गए हैं
कि हम लोग लीडरशिप के आधार पे अप्रेजल दे रहे हैं, तो आपका अप्रेजल देने में बहुत आसानी हो जाएगा ना। जो अच्छा लीडरशिप शो करेगा आप उसको अप्रेजल दे देंगे। इम्प्रूव एफिशिएंसी, मोटिवेशन दे करके आप किसी का भी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका जो भी परसेप्शन है उसको चेंज करके एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। डिजायरेबल वर्क कल्चर, जब आप मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप हर चीज़ का इस्तेमाल कर लोगे तो वर्क कल्चर डिजायरेबल बन पाएगा। ये एक रोड मैप आपको देता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक रोड मैप देता है कि जैसे बिहेवियर को ठीक कर देंगे वैसे वैसे हम लोग आगे ग्रो कर पाएंगे। लीडरशिप ठीक कर देंगे तो आगे ग्रो कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जहाँ जरूरत होगा वहां पर लेकर के आएंगे। ट्रांजेक्शन लीडरशिप जहाँ जरूरत होगा वहां लेकर के आएंगे। तो देखो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर काफी हेल्प करता है। उतना दिन से हम लोग वही पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग बहुत कुछ समझ लिए यहाँ पर। अब देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओबी। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर हो रहा है ये कितने चीजों पर डिपेंड करता है, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर। सबसे पहला पीपल, जैसे लोग वैसी बुद्धि, जैसी जिसकी सोच। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सनैलिटीज, डिफरेंट परसेप्शन। तो आपका काम भी अलग हो जाएगा, आपका बिहेवियर भी अलग हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर भी अलग हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह का स्ट्रक्चर रखें उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे आप स्टार्टअप से तो क्या होगा ना कि आपका एम्प्लॉयज भी आपको बोल रहा होगा, आपका नाम से ही बोल रहा होगा, आपको सर नहीं बोल रहा होगा। ठीक है, आपको बहुत सारा इनपुट देता होगा, बहुत सारा सुझाव देता होगा। तो आपका वहां पर स्ट्रक्चर अलग है। अब मान लो कि आप बहुत बड़ा कंपनी में चले गए हैं, तो स्ट्रक्चर वहां पर कैसा है, ऐसा है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप जो है वो टॉप सीईओ से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का स्ट्रक्चर अलग है, तो यहाँ पर बिहेवियर भी लोग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे लोगों का बिहेवियर भी बदल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इसके बाद टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप अलग तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर भी अलग होगा। अगर आप चैट जीपीटी का आप प्लस वर्जन दे रहे हैं, परप्लेक्सिटी का प्लस वर्जन दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मान लो कि कुछ एआई टूल्स है उसका भी आप उसको एक्सेस दे रहे हैं फ्री का, आप उसको एकदम बहुत एफिशिएंट लैपटॉप दे रहे हैं। तो क्या होगा कि वहां पर लोग अच्छे से काम कर पाएगा। लोग अपने आप को क्या बोलते हैं अच्छा फील कर पाएगा, फटाफट काम हो पाएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो भी एक तरह का बिहेवियर है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी अलग अलग तरीके पे डिपेंड करता है। इसके बाद इन्वायरमेंट भी है, आप किस तरह का कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए हैं। ठीक है, लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, क्या वो फैमिली लाइक स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पर आप रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम रखे हैं। तो उस पर डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह बिहेव हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आएगा कि किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। पीपल, अलग अलग पीपल, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग काम, अलग अलग बिहेवियर। ठीक है, स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर तो अलग अलग बिहेवियर भी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद फिर टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो लोगों का बिहेवियर भी अलग अलग हो जाएगा। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट किस तरह की का है वैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी बदलते रहेगा। ठीक है, डन, ये भी समझ गए आप। चलो, अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है क्या, इसका नेचर क्या है ये समझते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का नेचर क्या है। ये सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक डिसिप्लिन का है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं। अब लोग किस तरह से बिहेव करेंगे ये तो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कभी भी चेंज हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको भी चेंज होते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डायनेमिक डिसिप्लिन है। पहले जो था, पहले का जनरेशन अलग तरीके से काम करता था, अभी जेनजीज आ गया है ये अलग तरीके से काम करता है। तो ओबी को भी तो हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज अ डायनेमिक डिसिप्लिन। ठीक है, दूसरा, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये जो सब्जेक्ट है ये कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट को बनने के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट आकर के मिला है। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट आकर के मिला है। मिसैप, ठीक है, एम से मेडिसिन पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। और ई से क्या पढ़े थे, ई से इंजीनियरिंग पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद एक और ई से कुछ तो पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, हाँ, ई से इकोनॉमिक्स। और एस से हो गया आपका सोशियोलॉजी। ठीक है, ए से हो गया आपका एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद पी से हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और एस से हो गया वापस से आपका, क्या हो गया एस से, वापस देख लेता, साइंस, नॉर्मल साइंस। ठीक है, तो ये मिसैप्स आप ऐसे याद कर सकते हो, मिसैप्स के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर
एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इसको मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया मिसैप्स। ठीक है, ऐसे याद कर लिए हम लोग। ठीक है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ओबी। इसके बाद ओबी जो है एक साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ओबी जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। कैसे? देखो, साइंस का मतलब क्या होता है कि कुछ कॉज हो रहा है और कॉज के बाद उसका कुछ इफेक्ट है, ठीक है, या फिर रिजल्ट है। तो हम लोग जो है ना ओबी के अंदर बहुत सारा थ्योरी लिखे हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे भी वो सब थ्योरीज को। बहुत सारा मॉडल बनाए हैं, वो जो थ्योरीज है, वो जो मॉडल है, वो एकदम साइंस की तरह काम करता है। उस मॉडल को अगर इस्तेमाल करोगे ना, तो हर बार उसमें बेनिफिट ही दिखा है। पिछले साल भी दिखा था, उससे पिछले साल भी दिखा था, अभी आप फॉलो करोगे अभी भी दिखेगा, इन फ्यूचर अगर उस सिस्टम को फॉलो करोगे इन फ्यूचर भी मिलेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो कि साइंस है, यानी कि अगर रिवॉर्ड दोगे तो काम अच्छा करेगा। अब ये जो सिस्टम है, कुछ कॉज किए हैं तो कुछ इफेक्ट आया, तो ये साइंस है, क्योंकि ये चीज कभी बदल नहीं रहा है। आप ये चीज कॉज करो ये इफेक्ट हो जाएगा, तो ये साइंस है। तो वो भी एक साइंस है, लेकिन वो भी एक आर्ट्स भी है। ये जो साइंस है ना, इस साइंस को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, ये एक आर्ट होता है मैनेजर का। आप भी कल को मैनेजर बनोगे, आप सारा थ्योरीज को जानते हो, उस थ्योरीज को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, ये तो आपका एक आर्ट है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं साइंस एज वेल एज एन आर्ट। वो भी एक साइंस भी है, साथ में एक आर्ट भी है। ठीक है, पूरा मैनेजमेंट एक साइंस है और आर्ट है, दोनों है। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मल्टीपल लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है और ग्रुप लेवल पे होता है, 3 लेवल पे होता है ना। गोल ओरिएंटेड डिसिप्लिन, ये सब्जेक्ट में हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का एक गोल है इस सब्जेक्ट के अंदर कि लोगों को मोटिवेट कर दो, लोगों के अंदर लीडरशिप भर दो और अपना प्रॉफिट कमा लो, कंपनी को प्रोडक्टिव बना लो। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये जो सब्जेक्ट है ये ह्यूमनिस्टिक है। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन को पढ़ते हैं और ह्यूमन को हम लोग एक एज एन एसेट मानते हैं। ह्यूमन को हम लोग मशीन नहीं मान रहे हैं, ह्यूमन को एक एसेट मान रहे हैं। इसके बाद ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है। इनएग्जैक्ट साइंस का मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर इनप्रेडिक्टेबल है या फिर बोला अनप्रेडिक्टेबल है ह्यूमन बिहेवियर। तो साइंस आपका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन क्या हर बार इस्तेमाल हो जाएगा 100%? शायद नहीं। शायद का बात आ गया ना, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इन एग्जैक्ट साइंस है। एग्जैक्ट साइंस नहीं है लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस है। समझ में आया आपका? ये भी हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है। ठीक है, अब कुछ मॉडल्स है उसको समझ लेते हैं, और आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत इश्यूज है उसको समझ लेंगे। मॉडल समझते हैं। ठीक है, ओबी का बहुत सारा मॉडल है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से जूम करते हैं ताकि आपको भी दिखे, है ना। मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। तो मॉडल्स ऑफ ओबी का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बिहेवियर होने वाला है उसको आप अलग अलग मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आप ऑटोक्रेसी मॉडल इस्तेमाल करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का बिहेवियर होगा। अगर आप कस्टोडियल मॉडल यूज करोगे तो वहां पर अलग तरीके से लोग बिहेव करेंगे। सपोर्टिव मॉडल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर जो आपका एम्प्लॉइज है वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, अलग तरीके से बिहेव करेगा। उसी तरीके से कॉलेजियल मॉडल है, उसी तरीके से सिस्टम मॉडल है। तो इसीलिए अलग अलग मॉडल को समझना जरूरी है, तब जाकर के आप किसी एक मॉडल को चुनोगे और वो मॉडल को आप इस्तेमाल करोगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बिहेवियर भी अलग अलग हो सके, है ना। तो ऑटोक्रेसी मॉडल का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, फिर कस्टोडियल मॉडल समझेंगे, फिर सपोर्टिव मॉडल समझेंगे, फिर कॉलेजियल मॉडल समझेंगे, फिर सिस्टम मॉडल समझेंगे, और फिर लास्ट में ये पूरा चार्ट को समझेंगे। पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑटोक्रेसी मॉडल। समझो कि ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक आदमी जो है जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा है, अपना सोच आप पे डाल रहा है कि मैंने बोला ऐसे काम करो तो ऐसे ही काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना बुद्धि मत लगाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ फॉलो करो। ऐसा ही ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी है ना। तो यहाँ पर मॉडल का भी नाम है ऑटोक्रेसी मॉडल। यानी कि यहाँ पर भी जो मैनेजर होगा वो बोलेगा कि देखो मैंने बोला तो ये काम करो, मैं बोल रहा हूँ तो ये काम करो, मैंने नहीं बोला तो वो काम मत करो। ठीक है, अगर इस तरीके का मॉडल है, इस तरीके से मैनेजर अपने एम्प्लॉय को ट्रीट कर रहा है, तो उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी मॉडल। तो ऑटोक्रेसी मॉडल के अंदर क्या होता है, मैनेजर अपने एम्प्लॉय को पावर से काम कराता है, मैनेजर पावर शो करता है, अपना अथॉरिटी शो करता है। ठीक है, तब जाकर के एम्प्लॉय काम करता है। एम्प्लॉय ऑबिडियंस दिखाता है, ऑबिडियंस दिखाता है और फिर काम करता है।
यहाँ पर एम्प्लॉय जो है ना अपना डिपेंडेंट रहता है बॉस पे, यानी बॉस उसको जैसे करेगा वो वैसे ही काम करेगा। ठीक है, इस तरीके केस में एम्प्लॉय जो होता है ना वो बस किसी तरह से चल जा रहा है, उसका काम चल जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस नहीं निकल के आएगा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस उसका मिनिमम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में अगर 1900 का फैक्ट्री का बात करें तो 1900 में जो फैक्ट्रीज होता था वो फैक्ट्री में लोग मैनुअली काम करते थे। तो वहां पर जो मैनेजर होता था वो बोलता था कि अरे यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन करो, यहाँ बैठो ज्यादा काम करो, यहाँ बैठो ज्यादा काम करो, तुम वहां खाने क्यों गया, जल्दी आओ, ए लड़का तुम यहाँ बैठो यहाँ काम करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोक्रेसी मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ मैनेजर जो है वो पकड़ पकड़ के डांट डांट के काम करवा रहा है। इसमें एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट है अपने बॉस पे, वो किसी तरह से काम चल जा रहा है एम्प्लॉय का, उसका नीड सारा मीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसको जो है उसका परफॉर्मेंस भी मिनिमम निकल के आ पा रहा है, क्योंकि जो बोल रहा है वही कर दे रहा है। बोला यहाँ पर ठोको, हथौड़ी से तो वो ठोक रहा है। बोला कि नहीं ठोको तो वो नहीं ठोक रहा है। फिर बोला उधर देखो तो उधर देख रहा है। फिर इस खाना को निकालो तो खाना को निकाल रहा है। इस मशीन में डालो इस मशीन में डाल रहा है। तो यहाँ पर जो काम है वो ऑटोक्रेसी मॉडल पे चल रहा है। ये हो गया ऑटोक्रेसी मॉडल। फिर एक कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल के अंदर क्या होता है कि इम्प्लॉय को पैसा दे दिया जाता है, इम्प्लॉय को सिक्योरिटी दे दिया जाता है, इम्प्लॉय को खुश रख दिए हैं, अब इम्प्लॉय तुम काम करो। क्यों काम करो, क्योंकि हम तुमको खुश रखे हैं, तुमको हम पैसा दिए हैं, तुमको सिक्योरिटी दिए हैं, तो तुम काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या मिलता है, आपको मनी मिलता है, आपको सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, सरकार पर डिपेंडेंट है, आपको सिक्योरिटी भी मिल गया है, आपका जो नीड्स है वो फुलफिल भी हो गया है। लेकिन तो भी एम्प्लॉय जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पाता है, मोटिवेटेड तरीके से काम नहीं कर पाता है, पैसिव कॉर्पोरेशन होता है। ये यहाँ पर बोल रहा है कि इस मॉडल में इकोनॉमिक रिसोर्स पे हम लोग डिपेंड होते हैं। मैनेजर जो है वो मनी दिखाता है, मनी शो करता है, फिर आपको काम करवाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो अपना सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए काम कर रहा होता है। एम्प्लॉय जो है बॉस पर डिपेंड नहीं है, अब ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड है। यहाँ पर एम्प्लॉय का नीड को फुलफिल किया जा रहा है। एम्प्लॉय का यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो पैसिव है, एक्टिव परफॉर्मेंस नहीं है उसका। ठीक है, ठीक ठाक है परफॉर्मेंस लेकिन वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कस्टोडियल मॉडल। अब सपोर्टिव मॉडल। देखो सपोर्टिव मॉडल क्या होता है, जब लीडरशिप का बात हो रहा हो, सपोर्ट का बात हो रहा हो, यहाँ पर मैनेजर क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट शो कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, बोल रहा है कि देखो एम्प्लॉय कोई डिसीजन लेना होगा तो हम तुमको भी लेकर के आएंगे, हम तुमको सपोर्ट करते हैं, अगर तुम्हारा दिन खराब है तो भी हम सपोर्ट करते हैं, अगर तुम्हारा दिन अच्छा है तो भी हम तुमको सपोर्ट करते हैं। तो जब मैनेजर जो है अपना एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है उसके काम में, डिसीजन मेकिंग में, तो उस तरीके का मॉडल को बोलते हैं सपोर्टिव मॉडल। इस तरीके का मॉडल में लीडरशिप पे डिपेंडेंट रहता है ये मॉडल। ठीक है, इसके बाद ये जो मैनेजर है वो सपोर्ट शो करता है और एम्प्लॉय जो है परफॉर्मेंस करना चाहता है। एम्प्लॉय जो है वो पार्टनरशिप पर डिपेंड रहता है अपने मैनेजर के साथ। यहाँ पर स्टेटस रिकॉग्निशन का काम होता है। ठीक है, अगर कुछ अच्छा काम करता है तो एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिलता है, कुछ खराब काम मिलता है, अगर कोई खराब काम कर देता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय अच्छा काम करता है। तो मोस्टली आप देखे होंगे जो प्राइवेट कंपनीज होता है वहाँ पर सपोर्टिव मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा किया है एम्प्लॉय तो उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है। कभी कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए दिया जाता है कंपनी की तरफ से, है ना। तो स्टेटस रिकॉग्निशन होता है, वहाँ एम्प्लॉय का नीड्स भी फुलफिल होता है और वहाँ पर एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, उसका अवेकेंट ड्राइव्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉलेजियल मॉडल, कॉलेज वाला मॉडल। ठीक है, कॉलेज वाला मॉडल, कॉलेज में किस तरीके से लोग रहते हैं, पार्टनर बन करके रहते हैं लोग। तो यहाँ पर भी मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉय के साथ पार्टनर बन जाता है, एम्प्लॉय के साथ साथ काम करता है। ठीक है, एक पार्टनर के तरीके से काम करता है। मोस्टली स्टार्टअप्स में कॉलेजियल मेथड्स ही यूज होता है। स्टार्टअप्स में क्या होता है, सीईओ रहे या फिर एम्प्लॉय रहे या फिर स्टाफ रहे, सब एक साथ में मिलकर के काम कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कॉलेजियल मॉडल। ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप के बेसिस पे काम हो रहा होता है। मैनेजर जो है वो टीम वर्क पे फोकस करता है और एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल फील करता है अपने आप को, क्यों, क्योंकि उसको पार्टनर बना दिया गया है। ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा होता है और एम्प्लॉय जो है उसको एक्चुअलाइजेशन होता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेरा भी कुछ यहाँ पर रोल है। ठीक है, एरा गैरा नहीं है। और यहाँ पर इंथुसियाज्म के साथ मॉडरेटली बेनिफिट मिलता है, काम कर पाता है एक एम्प्लॉय।
लास्ट में सिस्टम मॉडल, ठीक है, सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, देखो सिस्टम मॉडल का मतलब होता है कि एक आप सिस्टम बना दिए हैं, उस सिस्टम के आधार पे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर हो रहा है। तो सिस्टम किस तरह से आप बना दिए हैं, आप ट्रस्ट का सिस्टम बना दिए हैं, कम्युनिटी का सिस्टम बना दिए हैं, लोग फैमिली के साथ काम कर रहा है, फैमिली के साथ एक दूसरे को समझ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर जो होता है वो केयरिंग होता है, कॉम्पैशन होता है, फादर फिगर के जैसा होता है। इम्प्लॉय जो है वो साइकोलॉजिकली ओनर होता है, जिस कंपनी में काम कर रहा है वहाँ का वो ओनर अपने आप को समझता है, ठीक है। तो इसीलिए इम्प्लॉय जो होता है सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, और एम्प्लॉय का नीड्स भी यहाँ पर वाइड रेंज में फुलफिल हो रहा होता है। तो ये अच्छे से काम कर पाता है, अपने गोल्स में कमिटमेंट रख पाता है। तो ये 5 तरीके का मॉडल है, आई होप समझ गए आप, है ना? चलो, अब मैं अपने फ़ोटो को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक बा? चलो, तो आप मॉडल्स भी समझ लिए, सब समझ लिए हम लोग यहाँ, है ना? अब फटाफट और भी चीज़ जो बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा-सा बचा हुआ और कुछ बचा हुआ नहीं है। देखो, ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होता है, वो कितने तरीके का वेरिएबल है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पहले मैं पानी पी लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि वैरी कर रहा है, ठीक है? वैरी कर रहा है मतलब कि चेंज हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में सभी कुछ तो चेंज ही होगा। आप एक चीज़ नोटिस करो, बिहेवियर कैसे कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो चेंज होता ही रहेगा। ये तो वेरिएबल ही है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ चीज़ ऐसा है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हो गया कि किसी पर डिपेंड नहीं होता है, मतलब वो चीज़ एक्चुअल में वेरी कर रहा है, ठीक है? किसी का कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स पे। उस तरह का वेरिएबल्स में बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना कहीं डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है? अब समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में तो और क्लियरली समझ में आएगा, है ना? देखो, जैसे पहला क्या है प्रोडक्टिविटी, ऐसे ही देखते हैं। ये प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बदलता रहेगा, इसीलिए इसको वेरिएबल कह रहे हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है कि लोगों का मोटिवेशन लेवल क्या है, लोगों के अंदर वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, या फिर जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसा है, ठीक है? इस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्टिविटी। अपसेंटिज्म, कि आपका एम्प्लॉइज आ रहा है या फिर अपसेंट कर रहा है, किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि लोगों का वैल्यूज कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, लोगों का पर्सनैलिटी कैसा है, ठीक है? वो ग्रुप में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, या फिर पॉलिटिक्स चल रहा है, तो उस आधार पर डिपेंड करता है कि लोग एब्सेंट करेंगे नहीं करेंगे। इसके बाद टर्नओवर, लोग आपका जॉब छोड़कर चला जाएंगे, तो जाएंगे या नहीं जाएंगे किस पर डिपेंड करता है? लीडरशिप कैसा है इस पर डिपेंड करता है, ट्रस्ट कैसा है इस पर डिपेंड करता है, परसेप्शन कैसा है इस पर डिपेंड करता है, मोटिवेशन कैसा है इस पर डिपेंड करता है। डिवाइंड वर्कप्लेस बिहेवियर, आपके वर्कप्लेस में कोई काम कर रहा है, बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, बस वो चाय सुट्टा मारने के लिए चला गया है, ठीक है? बस वो अपना स्नैक्स खा रहा है, बातचीत कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो वो सब चीज़ कर रहा है, वो भी किस पर डिपेंडेंट है? उसका कैसे वैल्यूज़ है, कैसा पर्सनैलिटी है, बायोलॉजिकल ट्रेट्स कैसा है उसका, ठीक है? ग्रुप में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, एचआर का पॉलिसीज़ कैसा है, ये सब पर डिपेंड करता है। तो वेरिएबल्स 2 तरीके का होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत तरीके का हो सकता है, 3 लेवल पे हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेवल पे, ठीक है? देखो, इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल किस तरह से रिएक्ट करेगा, ग्रुप लेवल पे ग्रुप किस तरह से रिएक्ट करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। इंडिविजुअल लेवल पे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी एंड इमोशंस, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, एबिलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, हर आदमी का अलग-अलग होता है। ग्रुप ग्रुप कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, ग्रुप का डिसीजन मेकिंग कैसा है, किस पे किसका वैल्यूज है, मतलब कि होता नहीं कि 4 आदमी को पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ एक ही आदमी को पूछ रहे हैं। तो ग्रुप में डिसीजन मेकिंग कैसा हो रहा है, लीडरशिप किस तरह से है, ट्रस्ट कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पावर या पॉलिटिक्स हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, यानी कल्चर कैसा है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एचआर पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस किस तरह का है, ठीक है? तो ये सब पर डिपेंड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि लोग जॉब से सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे, लेबर टर्नओवर होगा कि नहीं होगा,
लोग अपसेट करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी कैसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद डिफाइंड वर्कप्लेस बिहेवियर होगा कि नहीं होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन बिहेवियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर क्या होता है? आप देखे होंगे कि एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत चालू है और एक एम्प्लॉय बहुत भोला है। तो एक चालू एम्प्लॉय क्या करता है ना, अपना भोला एम्प्लॉय को बोलता है कि ये मेरा काम कर दो, हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, तुम मेरा काम कर दो। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। तो जो बंदा है, जो भोला है, वो काम कर रहा है, वो ज्यादा ही ऑर्गेनाइजेशन में सिटीजन बन गया है, ठीक है, वो भी गलत है, ठीक है। तो एक बंदा जो कि चाय पीने चला गया वो है डिफाइंड वर्कप्लेस बिहेवियर, और एक बंदा जो उसके लिए काम कर दे रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ठीक है। तो ये समझ गया कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब कॉन्टेम्पररी इश्यूज क्या है ओबी के अंदर, बहुत सारे इश्यूज है, एक एक करके देख लेते हैं उसको, है ना। सबसे पहला, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। देखो, इश्यूज का मतलब यहाँ पर चैलेंजेस भी हो गया कि हम लोग को क्या क्या चैलेंज है हमारे सामने। तो पहला क्या होगा, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग को क्वालिटी इंप्रूव करना है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, यानी कि एफिशिएंट करना है अपने लोगों को एफिशिएंट करना पड़ेगा। तो हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा पर्सनालिटी को, मोटिवेशन को, है ना। तो ये हमारे चैलेंज है जो कि हम लोग करना है। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कैसे करेंगे? लोगों को हम लोग कम्युनिकेशन का स्किल देंगे, पीपल स्किल सिखाएंगे, है ना। इम्प्रूविंग पीपल स्किल, लोगों को सॉफ्ट स्किल के साथ सिखाएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है, लीडरशिप कैसे करना है। तभी तो जाकर के वो किसी टीम में जाकर के टीम वर्क कर पाएगा, टीम के अंदर कम्युनिकेट कर पाएगा, ये भी सिखाना है। स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, क्योंकि कंपनी को नया नया टेक्नोलॉजी में तुरंत अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अडेप्ट करने के लिए लोगों को अंदर हम लोग इनोवेशन स्टिमुलेट करना पड़ेगा, लोगों के अंदर चेंज का भावना डालना पड़ेगा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कोपिंग विद द टेम्परेरीनेस, कभी कभी मार्केट, टेक्नोलॉजी, जॉब्स बहुत फास्टली चेंज हो रहा होता है। तो उस समय अपने एम्प्लॉयज को हम लोग को ये सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आप टेम्पररीनेस को कोप कर सकते हो। वर्किंग इन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, आज के ज़माने में लोग वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना सिखाना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट सिखाना पड़ेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि 70 घंटा काम करना है, तो इस तरीके का बुलशिट से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। लोगों को सिखाना पड़ेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको किस तरह से आपको ठीक करना पड़ेगा, ये भी सिखाना पड़ेगा। ये भी हमारे पास एक चैलेंज है। क्रिएटिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ये भी एक चैलेंज है। इंप्रूविंग एथिकल बिहेवियर, करप्शन ना हो सके, सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो सके, लेडीज के साथ यानी जो गर्ल्स है उनके साथ कुछ भी हरेसमेंट ना हो सके, कंपनी के रिसोर्स का मिसयूज भी ना हो सके, तो वो भी एक चैलेंज है। डिफाइंड वर्कप्लेस बिहेवियर और ओसीबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये दोनों हम लोग को ध्यान से देना है इस पे, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है, ठीक। चलो, तो ये चैलेंज भी हो गया, यहाँ पर हमारा ये पूरा टॉपिक डन हो गया, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम लोग फटाफट समराइज करेंगे और ये टॉपिक हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। चलो, समराइज करते हैं। चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये कोई टॉपिक नहीं है, ना ही कोई चैप्टर है, ये एक सब्जेक्ट है। जैसे साइंस, रीजनिंग, मैथ ये सब्जेक्ट है ना, वैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पर्सनैलिटी पढ़े हैं, मोटिवेशन पढ़े हैं, परसेप्शन पढ़े हैं, कम्युनिकेशन पढ़े हैं, लीडरशिप पढ़े हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो ये सब्जेक्ट को भी एक टॉपिक के जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई टॉपिक नहीं है, ये है एक सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम लोग बिहेवियर को समझते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बिहेवियर कर रहा है उस बिहेवियर को स्टडी करने का सब्जेक्ट है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का ही क्या मतलब होता है, क्या स्कोप है, क्या एलिमेंट्स है, क्या बेनिफिट है, ठीक है, इसको समझने के लिए ये पर्टिकुलर समरी, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिस ग्रुप को बनाया गया है जानबूझ करके ताकि एक गोल को अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन इज एन आइडेंटिफाइबल एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स deliberately and consciously created for attainment of certain goals। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का काम क्लोजली रेलेवेंट एक्टिविटीज होगा और एक
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के साथ मैनेज रहेगा, डिफाइंड रहेगा। ठीक है, जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अथॉरिटी है, उस बेसिस पे ये ग्रुप को बनाया गया है ताकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जा सके। इस पूरा सिस्टम को, इस पूरा सेटिंग को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे बिहेव करते हैं इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर हो रहा है इसको समझने के लिए, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, इसको बेटर करने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया है। उस सब्जेक्ट का नाम भी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो तरह का बात है, दो टर्म है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये तो एक हो गया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो कि स्टडी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब यही हो गया कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्शंस एंड एटीट्यूड्स एग्जिबिटेड बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है इसका मदद से हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को समझेंगे, उसको प्रिडिक्ट करेंगे और इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो सके, एफिशिएंसी बढ़ पाए और मेरा कंपनी प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, मेरा कंपनी अच्छे से काम कर सके। यही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और कुछ नहीं। स्कोप समझते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट है ये कितने दूर तक फैला हुआ है। ये जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं लोगों के बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कितने दूर तक हम लोग स्टडी कर सकते हैं। 3 लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही लेवल पे बिहेवियर हो रहा होता है। 3 लेवल पे बिहेवियर हो रहा होता है, तो 3 लेवल पे उस बिहेवियर को स्टडी भी कर सकते हैं। तो वही स्कोप हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। 3 लेवल कौन-कौन सा है? पहला इंडिविजुअल लेवल, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। उसका पर्सनैलिटी अलग होता है, लीडरशिप अलग होता है, मोटिवेशन अलग होता है, उसका परसेप्शन भी अलग होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप लेवल पे भी। ग्रुप लेवल में ग्रुप किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है, ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, इस चीज को हम लोग ग्रुप लेवल में देखते हैं। तो टीम वर्क या ग्रुप डायनेमिक्स हम लोग देखते हैं ग्रुप लेवल पे। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेवल पे कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, क्या जो कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम होता है, या फिर स्टार्टअप के जैसे सब कुछ हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कम्युनिकेशन सबको आराम से कर रहा है, दोस्त बन करके सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का स्टाइल का चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ऊपर वाला बोल दिया ये काम करना है तो करना है, आप कोई भी उसमें फीडबैक नहीं दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं। 3 लेवल पे बिहेवियर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेवल पे। तीनों लेवल में अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का स्कोप भी कैसे डिसाइड हुआ, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेवल। ठीक है, ठीक। अब एलिमेंट समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एलिमेंट्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर हो रहा है उसका एलिमेंट का मतलब कि मतलब क्या क्या चीज एलिमेंट मिल करके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर हो रहा है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस स्ट्रक्चर के अंदर कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मैनेजर जो है वो अपना क्या सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्म कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, सबॉर्डिनेट जो है वो स्टाफ को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पे मैटर करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ही तो बनाओगे, फिर स्ट्रक्चर के अंदर फिर आप इम्प्लॉयज को लेकर के आओगे। ठीक है, तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाए, फिर आप इम्प्लॉयज को लेकर के आओगे। वो इम्प्लॉय जो है आकर के काम करेगा, तो इम्प्लॉय के लिए आप कोई एनवायरनमेंट बनाओगे, कल्चर बनाओगे, किस तरह से काम करना है, कंपटीशन क्रिएट करोगे। ठीक है, रिवॉर्ड देना है कि नहीं देना है, वो सिस्टम क्रिएट करोगे, तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बनाओगे इम्प्लॉयज के लिए। ठीक, इसके बाद फिर टेक्नोलॉजी भी आप उसको प्रोवाइड कराओगे, जो टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा तो टेक्नोलॉजी के आधार पर भी वो अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर सही नहीं रहेगा, सब खिसियाया हुआ रहेगा कि कैसा ये पुराना जमाना का टेक्नोलॉजी दे दिया है। आप उन लोगों को मशीन दे दो, टाइपराइटर दे दो, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। तो बिहेवियर अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये भी एक एलिमेंट हो गया। लास्ट में सोशल सिस्टम, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का कल्चर बनाए हैं, किस तरह का सिस्टम बनाए हैं, कंपटीशन का किस तरह का रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर बनाए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि बिहेवियर कैसे करेगा लोग। तो बिहेवियर
5 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 है ना? शॉर्ट में कह सकते हैं SEETS। एस से स्ट्रक्चर, ई से एम्प्लॉयी, ई से एनवायरनमेंट, टी से टेक्नोलॉजी और एस से सोशल सिस्टम, ठीक है? तो एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, समझ गया? चलिए, इसके बाद बात करते हैं डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जहां पर हम लोग लोगों का बिहेवियर को समझ रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं और फिर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ताकि कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़े, कंपनी का बेनिफिट हो सके। तो ये सब्जेक्ट हम लोग बनाए हैं जिसमें कि हम लोग लोगों का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये सब्जेक्ट हम लोग बहुत सारा डिफरेंट सब्जेक्ट का हेल्प से बनाए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। कौन कौन सा सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में आप सोसाइटीज को, कल्चर्स को समझते हैं, कम्युनिटीज का कल्चर को समझते हैं। तो कल्चर को समझ रहे हैं, उसी आधार पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, अपने कंपनीज के अंदर कल्चर लेकर के आए हैं। तो ये चीज कहाँ से हम लोग सीखे हैं? एंथ्रोपोलॉजी से। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी एक तरह का सेम सिमिलर ही सब्जेक्ट होता है। सोशियोलॉजी में भी हम लोग सोसाइटी को समझते हैं, तो सोसाइटी में कल्चर कैसे काम कर रहा है, सोसाइटी में बिहेवियर कैसे काम कर रहा है, उससे हम लोग अडॉप्ट किए हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कंपनी के अंदर हम लोग सोसाइटी क्रिएट करते हैं, सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है? इसके बाद इकोनॉमिक्स, वेजेस कैसे देना है, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो रिवॉर्ड कैसे उसको देना है, परसेप्शन के आधार पे उसको कितना पैसा देना है। तो इस आधार पे हम लोग इकोनॉमिक्स का मदद लिए हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बनाने में। इंजीनियरिंग, कंपनी में आप जो स्ट्रक्चर बनाए हैं कि मैनेजर रिपोर्ट करेगा जनरल मैनेजर को, सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करेगा मैनेजर को, स्टाफ रिपोर्ट करेगा सबॉर्डिनेट को। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये प्रोसेस जो बना है, ये इंजीनियरिंग की वजह से तो बना है। तो इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल किए। साइंस, ये जो पूरा मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट एक साइंस है। क्यों? क्योंकि थ्योरी पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। थ्योरी जो है वो मोस्टली हमेशा सही साबित होता है। थ्योरीज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट भी सेम टू सेम मिलेगा। यही तो साइंस है, साइंस और कुछ नहीं होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर एक कॉज है, ठीक है, कि आप लोगों को गिफ्ट देते हैं तो लोग खुश हो जाता है, ये इफेक्ट है। तो लोग खुश हो जाएगा हर जगह में, इंडिया में भी खुश हो जाएगा, अमेरिका में भी खुश हो जाएगा अगर उसको गिफ्ट दे रहे हैं आप तो ये एक साइंस है कि गिफ्ट देने से लोग खुश होता है। तो इस साइंस को हम लोग इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, कि रिवॉर्ड दो तो लोग अच्छे से काम करेंगे, मोटिवेट करो तो अच्छे से काम करेंगे। तो ओबी भी एक तरह का साइंस है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, जो भी स्ट्रक्चर आप बनाए हैं कि किसको किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस से भी इन्फ्लुएंस है। किस तरह का लीडरशिप आप लेकर के आना चाहते हैं, ये भी पॉलिटिकल साइंस से ही इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। इंजीनियरिंग में जो मैंने आपको बोला कि अथॉरिटी के आधार पे मतलब कि काम हो रहा है, मैनेजर जो है वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना प्रोसेस भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या बनेगा, उस पूरा प्रोसेस को आप बनाए हैं, तो उस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज, डोमिनोज ने एक पूरा प्रोसेस बनाया है कि उसका पिज्जा किस तरह से बनेगा। वो जो पूरा प्रोसेस बनाया है उसमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ अथॉरिटी नहीं देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कम्युनिकेशन का अथॉरिटी नहीं देख रहे हैं, कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, प्रोसेस भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल साइंस अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि लोग किस तरह से लोग परसीव करते हैं, परसेप्शन लोगों का कैसा है, लोग क्या चीज दे करके मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग कहाँ से सीखे? साइकोलॉजी से सीखे। मेडिसिन, अगर कोई मेंटल स्ट्रेस में है तो उसको दूर कैसे करना है, कोई मेंटल स्ट्रेस में चला कैसे जा रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस में फंस क्यों जा रहा है, तो ये चीज क्या है, ये मेडिसिन से हम लोग सीखे हैं। इसको टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से हम लोग सीखे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को हम लोग अच्छा बिहेव करने में मतलब हेल्प कर सकते हैं। अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उसको अच्छा फील होगा, अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये सब सब्जेक्ट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ओबी सब्जेक्ट में। डिसिप्लिन को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, या सब्जेक्ट को हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, ओके। इसके बाद ओबी का क्या बेनिफिट है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये देखते हैं। देखो ओबी के अंदर हम लोग पर्सनैलिटी पढ़े, परसेप्शन पढ़े, लीडरशिप पढ़े, कम्युनिकेशन पढ़े, तो वो सबका जो बेनिफिट होगा वही तो ओबी का बेनिफिट है। तो जैसे कि मान लो हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा? लोगों को मोटिवेट करने से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो वही ओबी का भी बेनिफिट हो गया। ओबी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग को मोटिवेशन का यूज करके एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है।
इसके बाद फिर हम लोग लीडरशिप का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में एक रोड मैप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप का इस्तेमाल करके रोड मैप भी बना सकते हैं। ये भी ओबी का ही एक बेनिफिट हो गया। ठीक है, इसके बाद डिजायरेबल वर्क कल्चर भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, परसेप्शन के आधार पे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं सेटिस्फैक्शन। हम लोग समझ जाएं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी ओबी का हेल्प लिए हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। अब प्रेशर किसी को देना है नहीं देना है कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, उसका लीडरशिप स्टाइल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मोटिवेशन लीडरशिप, ये सब कुछ हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है ओबी का। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद नेचर देखते हैं, ओबी जो सब्जेक्ट है इसका नेचर क्या है। ओबी जो है वो बहुत डायनेमिक है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम लोग रीड कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग बिहेव कर रहे होते हैं वो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। अलग अलग जनरेशन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। जेनजी अलग तरीके से बिहेव करता है, जेन अल्फा अलग तरीके से बिहेव करेगा, मिलेनियल्स अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ये बहुत डायनेमिक डिसिप्लिन है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारा डिसिप्लिन का हेल्प लिया गया है, बहुत सारा सब्जेक्ट का हेल्प लिया गया है, जैसे कि मेडिसिन, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इंजीनियरिंग, ठीक है, सब कुछ का हेल्प लिया गया है। ओबी जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस का मतलब कि कुछ थ्योरीज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जो थ्योरीज बहुत कारगर साबित होता है। वो थ्योरी जैसे आप इस्तेमाल करोगे बेनिफिट भी आपको सेम टू सेम ही मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी एट सम टाइम्स थ्योरीज काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को हैंडल कर रहे हैं, और लोग जो है वो चेंज हो सकता है। लोगों का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए पूरा का पूरा साइंस नहीं है ये। वो भी जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है। लोगों का बिहेवियर चूंकि 99% सेम होता है, तो आप साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस क्या कहता है कि ये कॉज है तो ये इफेक्ट है। लोगों को अगर आप रिवॉर्ड दोगे तो ज्यादा काम करेगा। ये एक थ्योरी है फॉर एग्जाम्पल। ये थ्योरी तो हर जगह काम करेगा ना, तो हर जगह अगर काम कर रहा है तो ये तो साइंस हो गया ना। लेकिन कुछ ऐसा लोग होगा जो कि रिवॉर्ड देने पर भी खुश नहीं होता होगा, रिवॉर्ड देने पे भी वो काम नहीं करता होगा, वो और चोर बन जाता होगा, उसका और लालच बढ़ जाता होगा। तो 99% ऑफ द टाइम्स ये जो साइंस है ये काम नहीं करता है, कभी कभी काम नहीं कर पाता है। जब काम नहीं कर पाता है तभी मैनेजर का रोल बन जाता है कि मैनेजर किस तरह से इसको ठीक करेगा, मैनेजर किस तरीके से इस थ्योरी का इस्तेमाल करके चीजों को काम कराएगा। तो मैनेजर वहां पर जो चीजों को इस्तेमाल कर रहा है वो आर्ट है मैनेजर का, है ना। मैनेजर का वो आर्ट है, वो किस तरह से साइंस को भी अप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है एक साइंस भी है एक आर्ट भी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मल्टीपल लेवल पे होता है, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और ग्रुप लेवल पे, है ना। गोल ओरिएंटेड डिसिप्लिन होता है। हम लोग लोगों का बिहेवियर को अंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं, ताकि उसका बिहेवियर को हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सके, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने में इस्तेमाल कर सके। लास्ट में ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसमें हम लोग ह्यूमंस का थिंकिंग को देख रहे हैं, ह्यूमन का बिहेवियर को देख रहे हैं। तो ह्यूमन को हम लोग एज एन एसेट यहाँ पर मानते हैं, इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है एक ह्यूमनिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक वे में चलता है। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सा फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट कर जाता है, मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा होगा। 4 फैक्टर है, पीपल, स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी। पीपल, अलग अलग पीपल, अलग अलग पर्सनैलिटी, तो अलग अलग बिहेवियर। ठीक है, तो अलग अलग पीपल में अलग अलग बिहेवियर आ जाएगा। इस पर डिपेंड करेगा कि अपना ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर होने वाला है। अब देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, अलग अलग बिहेव करेगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है, तो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो ये हो गया पीपल, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर चेंज हो सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर रखे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा होगा। अगर मान लो कि आप बहुत ऑटोक्रेसी मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जहां पर मैनेजर जो है अपने सबॉर्डिनेट को बहुत डांटता है, अड्डा डांट के काम कराता है, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अलग होगा। अगर मान लो कि आप सपोर्टिव है तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर है वो अलग होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा होगा। तीसरा एनवायरमेंट, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर रखे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रिवॉर्ड सिस्टम है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कंपटीशन है। तो इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, वो इन्वायरमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर होगा। और लास्ट में आता है टेक्नोलॉजी।
आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि लोगों के बीच में बिहेवियर कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद मॉडल्स का बात करते हैं। 5 तरीके का मॉडल है, एक-एक करके समझते हैं। देखो, मॉडल का मतलब होता है कि मैनेजर जो है, वो किस तरह से काम करवाता है अपने एम्प्लॉइज़ से। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडल्स ऑफ ओबी। ठीक है, पहला है ऑटोक्रेसी मॉडल। ऑटोक्रेसी मॉडल में क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो डांट डांट के काम कराता है। मैनेजर जो बोलता है वही करना होगा, मैनेजर अगर नहीं बोल रहा है तो काम नहीं करना होगा। इस तरीके से जो एम्प्लॉय को रखा जाता है, तो उस तरीके का मॉडल को बोलते हैं हम लोग ऑटोक्रेसी मॉडल। इसमें क्या होता है, मैनेजर अपना अथॉरिटी इस्तेमाल करता है एम्प्लॉय को काम कराने के लिए, और एम्प्लॉय जो है डिपेंडेंट होता है अपने बॉस में, जिसकी वजह से वो डरा डरा रहता है और काम जो है वो अच्छे से कर नहीं पाता है, परफॉर्मेंस उसका मिनिमम हो जाता है। इसके बाद दूसरा होता है कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल में क्या होता है, मैनेजर जो है वो पैसा देता है, सिक्योरिटी देता है एम्प्लॉय को, और बोलता है कि देखो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो तुम काम करो। तो इस तरह का जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल एक तरह का गवर्नमेंट जॉब वाला मॉडल है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि सरकार जो है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपको पैसा दे रहा है, सिक्योरिटी भी दे रहा है, और फिर आपको काम करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है परफॉर्मेंस उतना अच्छा से नहीं कर पाता है, पैसिव कोऑपरेशन करता है। ठीक है, पैसिव कोऑपरेशन करता है। ऑटोक्रेसी मॉडल में आप ले सकते हैं कि 1900s के ज़माना में पुराना एक फैक्ट्री है, जहाँ पर खाना बन रहा है। तो खाना बन रहा है तो फैक्ट्री का जो ओनर है या फिर फैक्ट्री का जो मैनेजर है, वो बहुत मार-मार के, डाँट-डाँट के काम करवा रहा है। वो हो गया आपका ऑटोक्रेसी मॉडल। कस्टोडियल मॉडल का मतलब हो गया गवर्नमेंट जॉब वाला मॉडल, है ना? इसके बाद तीसरा है सपोर्टिव मॉडल। कॉर्पोरेट जॉब में सपोर्टिव मॉडल का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर क्या होता है, मैनेजर जो है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट करता है, डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, और अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर दिया तो उसको रिवॉर्ड भी देता है। कभी-कभी इंटरनेशनल ट्रैवल में भी भेजा जाता है किसी-किसी एम्प्लॉय को। तो वहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसको अच्छा रिकॉग्निशन फील होता है और वो अच्छे तरीके से काम कर पाता है। ठीक है? उसको सपोर्ट मिलता है, इसीलिए इसका नाम सपोर्टिव मॉडल है। इसके बाद है कोलेजियल मॉडल। स्टार्टअप्स में आप कोलेजियल मॉडल देखे होंगे। स्टार्टअप्स में क्या होता है कि लोग जो है वो पार्टनरशिप में काम कर रहे होते हैं। वहाँ कोई सीईओ नहीं है और कोई वहाँ पर स्टाफ नहीं है। सब एक ही लेवल पे काम कर रहा है। सब एक ही गोल के लिए एकदम दिन-रात काम कर रहा है। पार्टनरशिप में काम कर रहा है। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयी रहता है वो डिपेंडेंट मतलब फ़ील नहीं करता है। उसको ऐसा फ़ील होता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट है। हमको काम करना है, हमको ग्रो करके दिखाना है। वैसा फ़ील होता है उसको, ठीक है? यहाँ पर एम्प्लॉयी का नीड जो है वो एक्चुअली में फुलफिल होता है। उसको एक्चुअलाइज़ेशन होता है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको एक्चुअलाइज़ेशन होता है। और इसमें वो खुशी के साथ काम करवा रहा होता है। लास्ट में आता है सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल जो है, जहाँ पर एक मिडिल लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन जो है सिस्टम बनाता है, इस तरह का सिस्टम बनाता है कि उस ऑर्गेनाइज़ेशन में जो भी एम्प्लॉयी काम कर रहा है, उसके बीच में ट्रस्ट है। एक फैमिली लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, प्यार से काम कर रहा है। अक्सर मिडिल लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन में ये काम होता है। वहाँ पर मैनेजर जो है वो फादर फिगर होता है, केयरिंग होता है, कंपैशन के साथ काम कर रहा होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयी होता है, उसको ऐसा फ़ील होता है कि यार हम ही इसका ओनर है, साइकोलॉजिकल ओनर है। तो अच्छे से काम कर पाता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो पाता है, और उस केस में उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेस्ट निकल के आता है। ठीक है? तो ये कुछ मॉडल्स जो कि हम लोग ने देख लिया। ठीक है? अब देखते हैं कुछ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट को। वेरिएबल्स क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाला बिहेवियर का बात कर रहे हैं। बिहेवियर तो बदलता ही जाएगा, वेरी करेगा, पीपल टू पीपल, ग्रुप टू ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वजह से भी चेंज होगा। तो बहुत सारी चीज़ बिहेवियर चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। इसीलिए वेरिएबल्स का यहाँ कॉन्सेप्ट आया है। कुछ वेरिएबल्स ऐसा होता है ना, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, उसमें आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसा होता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि प्रोडक्टिविटी, ये डिपेंड करता है कि लोगों का इंडिविजुअल वेरिएबल कैसा है, लोगों का बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स कैसा है, एबिलिटी कैसा है, परसेप्शन कैसा है, मोटिवेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है। इन पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्टिविटी कैसा होने वाला है। तो प्रोडक्टिविटी भी वेरी कर रहा है, लेकिन किस पे वेरी कर रहा है, ये डिपेंडेंट है ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब्सेंटिज्म, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट होगा कि नहीं लोग, वो किस पर डिपेंड करता है कि लोगों का क्या एबिलिटी है, लोगों का क्या परसेप्शन है, वो ग्रुप में पावर एंड पॉलिटिक्स चलता है नहीं क्या, या फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, ट्रस्ट कैसे लोग पे करते हैं, एचआर पॉलिसी कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। टर्नओवर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग कितना जल्दी जल्दी अपना ऑर्गेनाइजेशन भाग जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के चले जाएंगे एम्प्लॉइज, वो डिपेंड करता है कल्चर पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज पे, प्रैक्टिसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, पावर है, पॉलिटिक्स है, इस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारा ऐसा है
वेरिएबल्स है जो कि डिपेंडेंट है और बहुत सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 3 लेवल पे होता है। इंडिविजुअल लेवल पे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी एंड इमोशंस, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, एबिलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन। ग्रुप लेवल पे भी बहुत सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। कम्युनिकेशन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, पावर एंड पॉलिटिक्स। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेवल पे यानी कि होल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, एचआर का पॉलिसीज प्रैक्टिस कैसा है। तो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, उसके बाद फिर लोगों का टर्नओवर होगा कि नहीं, लेबर टर्नओवर होगा कि नहीं। लेबर टर्नओवर का मतलब कि लेबर कितना जल्दी जल्दी भाग रहा है और नया लेबर आपका ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। अब्सेंटिज्म, कितना लोग अब्सेंट करेंगे, प्रोडक्टिविटी कैसा होगा। डिवाइंड वर्कप्लेस बिहेवियर, आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग फांकी मारेंगे, ठीक है, गॉसिप करेंगे, उसको बोलते हैं डिफाइंड वर्कप्लेस बिहेवियर। ये भी डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, कभी कभी कोई बंदा क्या होता है, भोला होता है, दूसरे का भी काम वही कर रहा होता है, तो ये भी चीज़ अच्छा नहीं है। ये भी डिपेंडेंट है कि किस तरह का आपका एचआर पॉलिसीज है, प्रैक्टिस है, एक्सेट्रा। ठीक। इसके बाद कुछ इश्यूज है, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज, मॉडर्न डे में कुछ इश्यूज है ओबी के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना है। ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना है, लोगों के अंदर मोटिवेशन डालना है ताकि एफिशिएंसी और बढ़ सके। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो इसमें लोगों को हम लोग सिखाना पड़ेगा, मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको परसेप्शन सिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो बढ़िया से कस्टमर को ट्रीट कर पाएगा, सर्व कर पाएगा। इसके बाद पीपल स्किल, लोगों के अंदर पीपल स्किल भी आना चाहिए ताकि जिस ग्रुप के अंदर वो काम कर रहा है वो ग्रुप में टीम वर्क हो सके, कम्युनिकेशन वो अच्छे से कर पाए, ठीक है, लीडरशिप अच्छे से निभा पाए। स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज, देखो कंपनीज जो है वो लगातार नया टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ अर्जेंट है कि आप नया नया टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करो। तो इसके लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन और चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। कोपिंग विद टेम्परेरीनेस, बहुत सारा ऐसा जॉब्स होता है, टेक्नोलॉजी होता है जो कि चेंज होते रहता है बहुत फास्ट, तो उस चेंज को मैनेज करने के लिए आपको कोप करना सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वर्किंग इन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, अभी बहुत सारे लोग हैं ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो उनको किस तरीके से नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है ये सिखाना पड़ेगा, किस तरीके से एक दूसरे का व्यूज को रिस्पेक्ट करना ये सिखाना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है ये बताना पड़ेगा। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है ये भी एक बड़ा चैलेंज है। एथिकल बिहेवियर किस तरह से इंप्रूव करना है ये भी बड़ा चैलेंज है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंटिंग करप्शन, इसको भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट में डिफाइंड वर्कप्लेस बिहेवियर को मैनेज करना है और ओसीबी को मैनेज करना है। डिफाइंड वर्कप्लेस बिहेवियर का मतलब होता है कि आप गॉसिप कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सामान चुरा ले रहे हैं, र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, ये हो गया डिफाइंड बिहेवियर। ओसीबी का मतलब हो गया कि आप एक्स्ट्रा काम कर दे रहे हैं, जैसे आप कलीग को भी हेल्प कर दे रहे हैं और कलीग आपका जा करके फाकी मार रहा है। तो ये सब चीज़ को रोकने का भी एक बड़ा चैलेंज है ओबी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग लगभग सब कुछ डिस्कस कर लिया, चैप्टर हमारा डन हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करना अगर आप कर पाओ तो। सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आपको मेरे इस चैनल में आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड हर एक कंटेंट बहुत क्रिस्प, डिटेल्ड, सब तरह से मिलेगा और द बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको जो कहीं पर नहीं मिलता है। ये जो आपको पीडीएफ है ये मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम के अंदर आप सर्च करना कुमार आर्यन टेलीग्राम, ऐसे ही सर्च करना जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आपको चैनल मिल जाएगा आर्यन ग्रेड बी का और वहाँ जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप कमेंट कर सको तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाला बात होगा, क्योंकि आपका कमेंट मैं दिन रात देखते रहता हूँ, मुझे वो मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा। तो आप कमेंट करोगे तो मैं बहुत खुश हूँगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।